हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजकुमार शर्मा आर्म्स एकेडमी पुणे की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल आर्म्स एकेडमी डिजिटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आर्म्स एकेडमी आप सभी के फायदे के लिए लेकर आया है वन शॉट रिवीजन सीरीज। इस रिवीजन सीरीज का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, वो है सीक्वेंशन सीरीज। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा वन शॉट रिवीजन के बारे में एक आइडिया दे देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में अपन जो भी थ्योरी है कंप्लीट उसको रीड करेंगे, समझेंगे। उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो PYQs हैं, दैट इज जेई मेंस या एडवांस में आए हैं। मोस्टली अभी हम जेई मेंस के ही कवर करेंगे क्योंकि जेई मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में जो होने वाला है उससे पहले बच्चों को अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को देख सकता है और ये उसके लिए परफेक्ट है। इसमें उसको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी और जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि हमने कोशिश की है कि हर टाइप का एक प्रॉब्लम कवर अप हो जाए। ठीक है, बाकी आप शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद आप जितना भी हमने पढ़ा है उस पर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं आप उनको घर पर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आप देखना बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले एक बात जो सभी के काम की है। द मेडिसिन टू क्योर द डिसीज कॉल्ड फेलर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के फायदे के लिए। मुझे लगता है हमारे जीवन में इस बात को उतारना चाहिए। हिंदी में कह सकते हैं असफलता नामक बीमारी को दूर करने की जो दवाई है वो है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। यानी कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है क्योंकि अभी ये पीक टाइम चल रहा है और हार्ड वर्क भी करते जाना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक एनालिसिस ले लेते हैं। जेई मेंस में 2021 से लेकर 2025 तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका ये एनालिसिस है। 2025 में अगर हम देखें तो एमसीक्यूज आए हैं, ये लिखा है सेशन 2। तो सेशन 2 में 9 एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सेशन 1 में 8 एमसीक्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू का 3 क्वेश्चन आए। टोटल देखें तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन, यहाँ 9। ऐसे ही 2024 में यहाँ 13, यहाँ 15, कुल मिला के ऑलमोस्ट आप ये मान सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आना तय है ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है आपके सामने। इसके बाद अब अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सीक्वेंशन सीरीज का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो होता है सीक्वेंस। ठीक है, एपी स्टार्ट करें उससे पहले एक बेसिक आइडिया दे देते हैं अपन। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, सब जानते हैं क्या है ये, नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ना, ये इन्हीं नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को अगर हम ऐड या सबट्रैक्ट करके एक एक्सप्रेशन ले गए, सपोज इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स ले लें और हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 10। तो ये जो एक्सप्रेशन बना है इसी को हम सीरीज कह देते हैं। आप 1 - 2 + 3 ऐसा मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज में लेके जो एक्सप्रेशन बनेगा उसे हम सीरीज कह देते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया था सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। सीक्वेंस और सीरीज दोनों को एक कंबाइंड नाम दिया गया है प्रोग्रेशन। और इस प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। ठीक है, तो एपी देखो, अब इस एपी इसके बाद हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं वो बता देता हूँ।
जो भी चीज़ है सारी कवर अप हो जाएंगे। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, और इसी में एएम, जीएम, एचएम और समेशन के प्रॉब्लम्स और मिसलिनियस सीरीज, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है हाँ भाई, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हम ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो काफ़ी हद तक बच्चे थोड़ा फैमिलियर रहते हैं, जो भी 11th के बच्चे हैं पहले से ही, या जो कुछ बच्चे जो अभी देख रहे होंगे जिनका जेईई मेंस का एग्जाम है, 12th वाले या टॉपर वाले बच्चे, तो वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ये चैप्टर। फिर भी अपन ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं या नहीं भी पढ़ा है तो उसको भी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, एपी क्या होता है? ये पहली टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, ऐसा कुछ नंबर सपोज लिखे हुए हैं, ठीक है। आप अगर गौर से देखें तो ए में मैंने डी ऐड किया तो मुझे ए प्लस डी मिला, यानी सेकंड टर्म आपको फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके मिल रही है, थर्ड टर्म आपको सेकंड टर्म में डी ऐड करके मिल रही है। तो जब भी कुछ भी ऐसा सीक्वेंस दे रखा है, ऐसी प्रोग्रेशन दे रखी है जिसमें आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐड करते जा रहे हैं, डी सपोज, उसी को हम यहाँ पे डी कह रहे हैं, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे अब एक खास बात है क्या, कि जैसा मैंने कहा सपोज टू, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, सपोज ये सीक्वेंस दे रखी है, तो मैंने कहा कि इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? +3, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? +3, ऐसे चलता जा रहा है। तो जब भी आपको कोई सीक्वेंस दे रखी हो उसमें आपको जो नंबर्स लिखे हैं उनमें अगर ऐसा दिख जाए कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो लिखा है सबसे पहले वो फर्स्ट टर्म है। जनरली इसको हम ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? 2, और जो हम नंबर ऐड करते जा रहे हैं इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जनरली हम इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज यहाँ पे ये क्या है? डी 3 है। तो फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एपी पहचानना आ गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब कॉमन डिफरेंस कभी निकालना हो तो या तो ये सोच लो कि क्या ऐड किया जा रहा है रिपीटेडली, या ऐसे समझो कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें ए प्लस डी माइनस ए तो डी आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी तो भी डी आ रहा है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना हो तो T2 माइनस T1 दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T3 माइनस T2 दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी किसी भी टर्म में से अगर उसके पहले वाली टर्म माइनस करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ये चलता जा रहा है। इसी में अब nth टर्म अगर हमें निकालनी हो तो देखो ये जो पैटर्न है इसको ऑब्जर्व करना होगा। फर्स्ट टर्म में आपको ए मिला, सेकंड में ए प्लस डी, यानी एक डी कम आ रहा है, थर्ड में ए प्लस टू डी, तो टू डी आया, थर्ड टर्म में टू डी, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ए प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म में ए प्लस थ्री डी, तो फिफ्थ टर्म में ए प्लस फोर डी, तो nth टर्म में ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यही हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का और एक nth टर्म का। दोनों फॉर्मूले आप याद रखो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, उसे आप किसी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म माइनस कर देना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद है एस एन, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म ए है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। nth टर्म का फॉर्मूला कब काम आएगा आपके? जब आपको जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि 10th टर्म निकालो, तो आप क्या कहोगे? फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए प्लस एन की जगह क्या लिख देंगे? 10, 10 माइनस वन दैट इज 9 डी। ए की जगह आप लिख दो 2 और डी की जगह लिख दो 3, तो ये आ गया 27 + 2 दैट इज 29। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूटिलाइज करना है
तो एस एन बराबर ये है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन, सपोज किसी ने कहा कि मुझे 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो एन क्या हो गया 10। तो 10 टर्म्स का सम चाहिए, एन बाई टू में एन की जगह 10 लिख दो, 10 बाई टू टू ए कितना है 2 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9। डी, डी कितना है आपका 3। ये कैलकुलेट कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 प्लस 27। तो ये बना आपका 5 × 31। तो ये आ रहा है 155। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में nth टर्म का फॉर्मूला लगा लिए, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं और सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसी को थोड़ा अगर हम स्प्लिट कर दें, कैसे कि इसको आप लिख दो ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म हो गई और एन टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन डी क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं ए प्लस एल। ठीक है। तो दो फॉर्मूले हैं, ये भी है ये भी है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता, यानी 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो 10th टर्म नहीं पता थी, तो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करके लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा है, फॉर एनी सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस को लिखने का तरीका है, टी एन मतलब nth टर्म, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म को टी एन रिप्रेजेंट कर रहा है। विद सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, इस सीक्वेंस की सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स को अगर हम एस आर कह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आरथ टर्म जो होगी दैट इज टी आर, उसे हम लिख सकते हैं एस आर माइनस एस आर माइनस वन। ये क्या मतलब इसका, देखो एस आर का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म से लेके टी आर माइनस वन प्लस टी आर, ऐसा कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स। ठीक है भाई। अब ये बताओ, फर्स्ट आर टर्म्स के सम को एस आर कह रहे हैं, तो फर्स्ट आर माइनस वन टर्म्स के सम को क्या कहेंगे एस आर माइनस वन। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां से लेके ये वन से लेके आर माइनस वन टर्म्स का जो सम होगा उसे क्या कह सकते हैं एस आर माइनस वन। ये आपका हो जाएगा टी आर। एस आर माइनस वन लेफ्ट में ले जाओ, तो यहां से आपको क्या मिलेगा एस आर माइनस वन इक्वल्स टू टी आर। बहुत ही काम की चीज है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एपी के लिए एप्लीकेबल है, ये सभी सीक्वेंस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए लिखा है फॉर एनी सीक्वेंस, एपी जीपी एचपी कुछ भी हो। अगर आपको उसका सम ऑफ आर टर्म्स दे रखा है या सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, nth टर्म निकालनी है, तो एन टर्म्स के सम में से एन माइनस वन टर्म्स का सम माइनस कर देना, आपका nth टर्म आ जाएगा। जैसे वही यहाँ लिखा है, आर टर्म्स के सम में से आर माइनस वन टर्म्स का सम माइनस किया, तो rth टर्म आ जाएगी। बताओ क्लियर है। जो पढ़ा है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट ए एन बी दी nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखी है, उसकी nth टर्म को ए एन कहा है। जैसे हम लास्ट टर्म में nth टर्म को क्या कह रहे थे टी एन। एस एन डिफाइन किया है उन्होंने कि एस एन का मतलब क्या है, ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन का सम, तो वही है, ये फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, उसको एस एन कह दिया है। ठीक है। और वो दे रखा है 700, मतलब एन टर्म्स का सम हमें 700 दे रखा है। ए सिक्स कितना है 7, यानी सिक्स टर्म 7 दे रखी है। एस सेवन 7 है, मतलब 7 टर्म फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें कितना दे रखा है 7। तो कह रखा है कि ए एन किसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी उसको हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा एस एन इतना है, तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो एस एन। तो फॉर्मूला आ जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमें दे रखा है 700, पहली इंफॉर्मेशन ये है। इसके बाद ए सिक्स हमें दे रखा है 7, ए सिक्स मतलब सिक्स टर्म अभी मैंने कहा था ए एन का, दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला क्या था ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सिक्स टर्म को क्या लिखोगे जल्दी बोलो, ए प्लस फाइव डी। तो ये जो सिक्स टर्म है ए सिक्स बराबर 7, इसको हमने लिखा ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 7।
ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद S7 हमें दे रखा है 7, तो यहीं पे अपन इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। S7, या इसको अलग से लिख लेते हैं। S7 इक्वल्स टू 7 दे रखा है। बताओ, सम ऑफ एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो फॉर्मूला लगा दो यही वाला। इसमें एन की जगह हम क्या लिख देंगे, जल्दी बताओ, 7। तो ये आ जाएगा 7/2 2a प्लस 7 - 1 दैट इज 6d इक्वल्स टू 7। क्लियर है? इसमें आपको दिख रहा है जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो। तो देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 1। 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा a, 2a/2 a आ गया, 6d/2 3d आ गया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है। a प्लस 5d 7 है, a प्लस 3d 1 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a और d की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आप क्या करो, इसको यहाँ लिख दो, सिंपली a प्लस 3d इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 3d 2d बनेगा। तो आपका 2d निकल के आया कितना, 7 - 1 दैट इज 6। 2 से डिवाइड कर दो तो d आपका आ जाएगा 3। क्लियर है? ये जो d की वैल्यू आई है ना, इसको या तो सेकंड इक्वेशन में या फिर थर्ड इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो आप इसमें पुट कर लो, ये आसान है। d की वैल्यू 3 पुट करो उसमें, तो a प्लस 3 × 3 दैट इज 9। तो ये 9 है, ये 1 है, तो 1 - 9, ये 9 उधर जाएगा, तो 1 - 9 दैट इज -8। तो आपका फर्स्ट टर्म आ गया -8, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब आपसे पूछा क्या है, ए एन। अच्छा बताओ ए एन क्या होगा, ए एन बनेगा बेटा a प्लस n - 1d। इसमें क्या क्या अननोन है, a है, n है और d है। तो a और d तो हमें मिल चुके हैं, अब कमी किसकी रह गई है, n की। तो n निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दी होगी। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमने यूज में नहीं ली है, तो एक काम करते हैं, a और d की जो वैल्यूज आई है ना, इसको इसमें पुट कर दो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, d n मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने पुट किया n/2, और ये आपका आ जाएगा 2, a कितना है, -8। तो यहाँ पे पुट करेंगे, a पुट कर देंगे -8, तो 2 × -8 बनेगा -16 प्लस n - 1, और d हमारा आया था 3, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है भाई। अब क्या करो, सिंपल है, यहाँ से आपको n निकालना है, a और d पता है, यहाँ पुट कर देंगे, n वहाँ से जो आएगा यहाँ पुट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसे। तो अभी ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, लास्ट टाइम की तरह, तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, n × n है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, तो देखो ये आ रहा है n, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है माइनस के 3 × n 3n बनेगा, -3 -16 -19 बनेगा। ये अपॉन में 2 जो है उसको राइट में ले जाएं, तो 700 × 2 बनेगा आपका 1400। मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी 3n² -19n -1400 = 0। अब क्या करें, अब दो तरीके हैं, या तो आपको फैक्टर मिल जाए, बट ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac, b² - 4ac/2a। आप ये अप्लाई कीजिए, ए की जगह आप लग देना 3, बी की जगह -19 और सी की जगह माइनस के 1400, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, बट आपको दिख ही रहा है ये काफ़ी लेंथी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी लेकिन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालने का, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से फैक्टर निकाल लेना। फैक्टर निकालने में आपको पता ही होगा, थोड़ा सा यहाँ यही क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है बच्चों को फैक्टर निकालने में। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट चाहिए 3 × 1400 और डिफरेंस चाहिए 19।
तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने होंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा इतना, ठीक है, और डिफरेंस चाहिए 19। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर कर देते हैं भाई। 1400 का अगर हम फैक्टर करेंगे, देखो अभी 1400 और 3 का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें अपन थोड़ा ऐसा कर दें कि इसको स्प्लिट करें, और तो जैसे अपन लिख सकते हैं 14 अलग कर लो इसमें से। अब इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है, बस जैसे भी सब जानते ही होंगे कि भाई इसके जितने फैक्टर बन रहे हैं, कुछ फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे, ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका डिफरेंस 19 आ जाए। तो अभी तो बन नहीं रहा है, तो इसको अपन 14 इंटू 100 लिख लें। अगर मैं एक फैक्टर ले लूँ 42, एक ले लूँ 100, तो भी डिफरेंस 19 नहीं आ रहा है। तो और स्प्लिट करें इसको, सपोज मैंने लिख दिया 25 इंटू 3, ठीक है। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं, एक नंबर अगर मान लो हम ले लें 25 इंटू 3, दैट इज 75, और एक नंबर हम ले लें ये आ गया आपका, ये 100 मतलब 25 इंटू 4 होगा, तो 14 इंटू 4 56। आप देखो 75 और 56 दोनों का डिफरेंस कितना है, 19। तो यहाँ पे आप लिख देना 3n² माइनस 75n प्लस 56n माइनस 1400 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई। अब इसके फैक्टर कर लो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3n बचेगा क्या, n माइनस 25। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आएगा आपका 4, सॉरी 50, ऑब्वियस सी बात है 56 आएगा, ठीक है। तभी तो यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 25। इसके आगे आ जाते हैं, तो n माइनस 25 कॉमन आ रहा है, और बच रहा है 3n प्लस 56, ठीक है। तो यहाँ से n की दो वैल्यूज मिल रही है, एक तो n 25 हो सकता है, या फिर n आ सकता है -56/3। ऑब्वियस सी बात है n टर्म का नंबर है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो n क्या आ गया, 25। तो ये n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, हम पहले ही कह चुके थे कि n हमारी नीड है। तो a हमें मिला है -a का 8, n आ चुका है 25, 25 माइनस 1 क्या बनेगा, 24। तो ये आ जाएगा 24 इंटू डी कितना है, 3। अब 24 इंटू 3 72, 72 माइनस 8 64, तो अपना आंसर आया 64। तो अपना आंसर है सी। क्लियर है भाई, ये है। इसमें कोई डाउट है तो देख लो भाई, है ना, एक बार आप दोबारा इसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सी है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट एक पैटर्न का वो था, एक ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी जेई मेंस एडवांस में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन एपी के, ठीक है। तो कॉमन एपी में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, सपोज आपको एक एपी दे रखी है AP1, और दूसरी एपी आपको दे रखी है। कॉमन एपी का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म तो वहाँ कॉमन ढूंढ लेना, ठीक है। तो जैसे ये एक एपी है, एक एपी है, इनमें कॉमन टर्म्स क्या है, 16, ये हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट टर्म आप ऐसे ढूंढ लेना। अगर इस एपी का कॉमन डिफरेंस है D1 और इस एपी का कॉमन डिफरेंस है D2, तो आप क्या करना, आप याद रखना जो दोनों एपी हैं उनकी जो कॉमन टर्म्स से एपी, जब दो एपी में कुछ कॉमन टर्म्स ढूंढी जाती हैं, उन कॉमन टर्म्स से हमेशा एक एपी बनती है, और उसी को हम कॉमन एपी कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन एपी बनेगी ना, तो उस कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। ये आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार फिर से। ये मैंने एक आपको इस क्वेश्चन की जो थ्योरी का पार्ट है जिसकी नीड है वो मैंने बता दिया है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। क्या कह रहा है, लेट ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, बी दी सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2025 टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मतलब आपको ये दे रखा है, सेट ए है जिसमें 2025 टर्म्स हैं, सेट बी है उसमें भी 2025 टर्म्स हैं। आपसे पूछा है एन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये तो हमने समझा ही दिया है। अब अपन अपने पार्ट पे आते हैं, एन ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। सेट नोटेशन में आपने एडिशन लॉ पढ़ा होगा, एन ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, प्लस एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो खुद ही कह रहा है कि 2025 हैं, तो ये आ जाएंगे 2025। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अगेन 2025, तो ये हो जाएंगे आपके 2025 माइनस, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कितने हैं, ये आपसे पूछा है। अगर ये निकल जाएगा तो आप यहाँ पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यही टारगेट है, कैसे निकाले। तो जो मैंने अभी कहा कि इनमें कितनी टर्म्स कॉमन है, उसके लिए हमें कॉमन एपी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी सेट ए सेट बी में फर्स्ट टर्म तो हमें कॉमन दिख रही है, दैट इज 16। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था अभी, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी। तो कॉमन एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बोले पहली जो एपी है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, तो मतलब 5 ऐड होता जा रहा है। यहाँ पैसे देख लो, 6 माइनस 1 5 है, 11 माइनस 6 5 है, 16 माइनस 11 5 है, तो यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 9 प्लस 7 दैट इज 16। इन दोनों का एलसीएम ले लो 5 और 7 का, तो कितना आएगा 35। तो कॉमन डिफरेंस जो आया किसका, कॉमन एपी का, वो आ गया 35। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बट उसने पूछा है कितनी कॉमन टर्म्स हैं, तो इसकी लास्ट टर्म और इसकी लास्ट टर्म दोनों की हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अगर ये 16 है और ये 7 ऐड करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2025वीं जो टर्म होगी वो इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी, क्योंकि ये तो 5 की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ये तो कॉमन सेंस है, कितना तो कह ही सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन टर्म होगी वो इसकी जो लास्ट टर्म आएगी उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है। ठीक है भाई, ये हमें ध्यान रखना है। तो अपन क्या करें, फिर बोले यार इसकी लास्ट टर्म निकाल लो। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फिर दो कॉन्सेप्ट में बता सकता हूँ, अभी अपन पहले पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इसकी अपन 2025वीं टर्म निकाल लेते हैं, फिर मैं कहूंगा कि भाई कॉमन एपी की जो लास्ट टर्म होगी ना, वो मैक्सिमम इसकी लास्ट टर्म के बराबर हो सकती है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म से ज्यादा होगी, तो कॉमन हो ही नहीं सकती वो। ठीक है, तो सेट ए की जो लास्ट टर्म है दैट इज टी 2025। तो अगेन एपी है, एपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी हमने पढ़ा nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन दैट इज 2024 डी। ए फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉमन एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, सॉरी ये तो फर्स्ट एपी है, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस 2024 डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 5। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 × 5 120, और तो ये आ रहा है 1 प्लस 10 और 120, तो ये आ रहा है 10121, ये आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लास्ट टर्म है ना सेट ए की, इससे ज्यादा नहीं हो सकती कॉमन एपी के लास्ट टर्म। ठीक है भाई, तो बस यही हमें सोचना था यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि nth टर्म जो होगी, ये कॉमन एपी की nth टर्म को मैं टी डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, nth टर्म ऑफ कॉमन एपी, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 10121। ठीक है, अब बताओ आप लोग सब सोचो, फर्स्ट टर्म पता है कॉमन एपी की कितनी है 16, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कॉमन टर्म। तो फर्स्ट टर्म 16, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। फर्स्ट टर्म हो गई 16 प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 35, तो ये आ जाएगा 35 लेस देन और इक्वल्स टू 10121। अब कैलकुलेशन है, एन निकाल लेते हैं यहाँ से, 16 कम करो इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू 35 लेस देन और इक्वल्स टू 16 कम करो भाई, तो 10, और ये आ जाएगा 105। 5 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए भाई इसको। हाँ भाई, 5 से ये आएगा 7 और ये आ जाएगा 2021। तो n माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दो, तो 2021 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। बस हमें अप्रोक्स वैल्यू इसकी देख लो कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स से जाएगा, 14 और 6 2, तो मतलब 7 × 8 56।
ठीक है, और 62 56 6 बचा 6 1, तो अगेन 7 इंटू 8 और पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है। वो क्या आएगा समथिंग मतलब ही नहीं है अपन को, हम तो ये कह सकते हैं कि n-1 इससे बड़ा। अब देखो n एक नेचुरल नंबर है, उसमें से 1 कम करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इंटीजर 288 पॉइंट समथिंग के बराबर तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम 288 हो सकता है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि n-1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 288। तो n लेस देन और इक्वल्स टू 289 आ जाएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जब जब ये हमने nth टर्म लिखी है किसकी, कॉमन एपी की, कॉमन एपी की n अगर हम 1 रखें तो मतलब फर्स्ट टर्म इससे छोटी होगी, सेकंड टर्म ऑब्वियस सी बात है, तो मैक्सिमम n क्या रख सकते हैं 289। मतलब इस कॉमन एपी की 289th जो टर्म होगी वो इसके बराबर या इससे छोटी होगी, तो मतलब मैक्सिमम जो टर्म्स कॉमन हो सकती हैं वो इतनी हो सकती हैं। तो फिर हमें यही तो चाहिए था। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एन की आप मैक्सिमम वैल्यू ले लेना। तो कॉमन टर्म्स एन मैक्स कितना आ रहा है यहाँ से 289। तो इसका मतलब ये जो कॉमन टर्म्स हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी हैं। कितनी है 289, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4050 माइनस 289, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1 और 15 माइनस 8, सॉरी 14 माइनस 8 6 और 9 माइनस 2 7 और 3, तो यार 3761, ठीक है भाई। तो अपना आंसर आ गया सी। क्लियर है? कोई डाउट है तो समझ लीजिए, दोबारा वीडियो को देखिए, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ समझाने की हमने कोशिश की है। इसके बाद आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर दिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये 3761 आ रहा है, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट A1 A2 A3 से लेके AN AP में है, A5 हमें दे रखा है इतना, A11 दे रखा है इतना, और ये हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए जब भी इस तरह का अगर कुछ आए, चलो इसको अपन ये सोच सकते हैं, जब भी पैटर्न में कोई क्वेश्चन आएगा AP में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ये समझना कि रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, कुछ चीजें कैंसिल होंगी, कुछ बचेंगी, ठीक है। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको कलेक्ट करते हैं। A5 हमें दे रखा है 2A7, तो A5 को क्या ले सकते हैं अपन, A प्लस 4D और 2A7 मतलब सेवंथ टर्म अभी बताया था, क्या ले सकते हैं A प्लस 6D, ठीक है भाई। अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ रहा है यहाँ पे आ रहा है A प्लस 4D इक्वल्स टू 2A प्लस 6D। 2A इधर A, तो इधर क्या बचा A और प्लस, सॉरी 2 इंटू 6 आएगा 12, ये गलत लिख दिया है 12, इधर 12D इधर 4, तो इधर बचेगा 8D। तो A प्लस 8D 0 आ रहा है, ठीक है, एक रिजल्ट आया है। इसके बाद 11th टर्म हमें क्या दे रखी है 18। देखो भाई 11th टर्म अगर हमें 18 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, 11th टर्म को क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, A प्लस 10D, ठीक है, समझ में आया। अब A प्लस 10D इतना है, A प्लस 8D इतना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से A की जगह क्या ले सकते हैं हम, -8D, वो अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो माइनस के 8D प्लस 10D आपका आ जाएगा 18। ये कितना बन रहा है 2D। 2D अगर 18 है तो D कितना आएगा जल्दी बताइए, 9। D आ जाएगा आपका 9। D अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आपका A कितना आ जाएगा, -8 इंटू 9 दैट इज माइनस के 72। क्लियर है सबको? तो A और D तो आ गए भाई, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कुछ ऐसा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने कहा है रेशनलाइज करना, किसी एक टर्म को कर लेना, उसी से अपन बाकी की टर्म्स को लिख पाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले जो लिखा है ये 1/√A10, तो 11 को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ी टर्म है ना, मतलब 11
बाद में आएगा 10 पहले आ जाएगा। तो हम इसको क्या करें, रेशनलाइज अगर हम करेंगे तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट A11 माइनस अंडर रूट A10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ठीक है भाई। तो देखो ऊपर तो आपका आ रहा है अंडर रूट A11, इसको यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, ऊपर तो 1 इंटू दिस ये आ जाएगा अंडर रूट A11 माइनस A11 है, ठीक है, A10 अपॉन ये रेशनलाइज हो जाएगा। A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट A11 का स्क्वायर करेंगे तो A11 आएगा और यहाँ पर A10 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब बताओ, अभी हमने पढ़ा किसी भी टर्म में से AP में उसके पहले वाली टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो ये आ गया भाई आपका अंडर रूट A11 माइनस अंडर रूट A10 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस D, और D हमें पता है 9 है तो उसकी जगह हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हर बार यही होगा जब आप इसको रेशनलाइज करोगे ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट A12 माइनस A11 ऊपर नीचे, तो ऊपर में तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A12 माइनस A11 का स्क्वायर रूट अपॉन D आ जाएगा। तो अपन ये सब में जब ऐसा होगा तो अपन इसको एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो 12 सब में से कॉमन है, और सबसे पहली वाली जो टर्म है इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये। तो मैं एक काम करता हूँ, डी सब में आएगा ही नीचे, उसको बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ऊपर में जो न्यूमेटर लिखा है तो वो है अंडर रूट A11 माइनस अंडर रूट A10। जब भी कुछ टर्म्स कैंसिल करनी हो ना, है ना, तो आप ये अप्लाई करना, ये वाला, यानी कि आप पहली टर्म फिर सेकंड ऐसे लिखना, तो आसान हो जाता है सोचना। ठीक है। तो जैसे अगर अपन इसमें देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इसमें क्या बनने वाली है, प्लस A11, यहाँ देखिए A12 आएगा इसमें। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट A12 माइनस रूट A11, ऐसे चलेगा। थर्ड बनेगी इसमें अंडर रूट A13 माइनस अंडर रूट A12, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में भाई कितना है 18, तो कितना आएगा जल्दी बोलो, अंडर रूट के अंदर A18 माइनस अंडर रूट के अंदर A17 आएगा। क्लियर है। अब इसमें देख लो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लो। तो आप देख पा रहे हैं A11 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये लास्ट वाला टर्म कट जाएगा। 17 वाला यहाँ 17 वाले से कट जाएगा, लास्ट में सब कट जाएंगे, यहाँ बचेगा ये, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ होना चाहिए जो कि है नहीं है, इसको कैंसिल करने यहाँ कोई टर्म होनी चाहिए जो कि है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 12 अपॉन डी, ये है ही हमारा 12 अपॉन डी, और कहाँ गया रूट A18 माइनस रूट A10। ठीक है भाई, ये आएगा। तो अब इसमें अपन क्या करें, ये अपन को निकालना है, तो देखो डी पता है ऑलरेडी, A18 मतलब 18th टर्म है, तो वो भी निकाल सकते हैं कैसे, A+17D। A10 मतलब 10th टर्म, कैसे निकालोगे, A+9D। क्लियर है कि नहीं है, तो ये अपन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा स्पेस, इसको ऐसे ले। ठीक है भाई। तो अपन को जो चीज चाहिए वो है डी और ए, तो हमें ऑलरेडी पता है। चलो, तो ये क्या बचा, 12 अपॉन, अब देखो डी तो है अपना कितना 9, आप चाहें तो A18 को क्या ले सकते हैं, A+17D, और A10 को ले सकते हैं A+9D। ठीक है, ए और डी दोनों पता है, पुट कर देना वैल्यूज। ठीक है। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, जब हमें क्वेश्चन में 11th टर्म दे रखी है, आई थिंक यहाँ दे रखी है 11th टर्म कितनी दे रखी है 18, तो बताओ 11th से आगे कौन से नंबर पे है 18, तो कितनी टर्म आगे जा रही है 7 टर्म्स, तो यानी कि 18th जो टर्म होगी ना, जैसे 11th टर्म में और 12th टर्म में डी का गैप है,
11th और 13th टर्म में 2D का गैप है, तो 11th और 18th टर्म में 7D का गैप है। तो अपन यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर इसको 11th टर्म में आप 7D ऐड कर दो। यहाँ पे A10, तो 11th टर्म में से एक डी कम कर दो। अरे 11th से एक कम होगा तो 10th पे आ जाएंगे। 11th में डी ऐड करेंगे तो आप 12th टर्म पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कैंसिल कर लो। तो 4 × 3 और 3 × 3, तो ये आ जाएगा 4/3। ये आपको कितना दे रखा है अंडर रूट के अंदर? ये दे रखा है 18। 18 प्लस 7 × D हमारा आया था आई थिंक 9, यहाँ काम में लिया है, माइनस ये आ जाएगा आपका 18 - 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4/3। 18 देखो 7 × 9 कितना होगा? 63। और 63 प्लस 18 91। और 81, 81 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 9। और 18 - 9 9, और 9 का अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 3। तो 9 - 3 क्या बना? 6। 6 × 4 24, 24 डिवाइडेड बाई 3 8। तो अपना आंसर क्या आ गया? 8। ये है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, आपको जो चीजें सिखाई जा रही हैं बस उनको समझते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी इस तरह की टर्म्स आ जाएं तो उनको क्या करना है? पहले रेशनलाइज कर लेना है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे कलेक्ट कर लो, वहां से जो भी वैल्यूज मिल रही है उनको निकाल लो। जैसे हमने यहाँ से पहले ए और डी निकाला इन दोनों इक्वेशन से, और उनको यूटिलाइज कर लिया, रेशनलाइज किया। सिंपल डिफरेंस कभी भी ऐसे डिफरेंस में बने टर्म्स कैंसिलेशन के लिए, तो आप ऐसे लिखना चाहिए उसको, तो आसान हो जाता है कैंसिल करना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, तो अब देखो, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें कलर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है लेट एस एन इक्वल्स टू दिस। ऐसी हमें एक सीरीज दे रखी है एन टर्म्स की। फिर आपसे क्या कह रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी आपको दे रखी है, उसकी फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है ना, जिसका फर्स्ट टर्म है -p, कॉमन डिफरेंस है p, वो हमें इतना दे रखा है। पहले क्वेश्चन थोड़ा देख लेना चाहिए। तो ये दे रखा है S2025 अपन को यहाँ से मिलेगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू इनका डिफरेंस पूछा है एपी का 15th और 20th। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो दे रखा है इसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ रही है, तो इसका मतलब हमें S2025 निकालना होगा। आप निकालेंगे कैसे? इसको सिंप्लीफाई करें। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे नंबर्स में, डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आप उनके ना फैक्टर करके देखा करो, है ना। कुछ ना कुछ पैटर्न देखेगा। जैसे यहाँ अगर हम गौर से देखें तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स के प्रोडक्ट हैं। जैसे ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, 3 × 4 है, 4 × 5 है। तो इसको आप जो है ऐसे लिख लो। देखो भाई, एस एन इक्वल्स टू, सबसे पहले 1/2। अगर हमें दे रखा है 1/2, तो उसे क्या ले सकते हैं? 1 × 2 प्लस इसको क्या ले सकते हैं? 2 × 3, फिर 3 × 4, फिर 4 × 5। अच्छा बताओ, फर्स्ट टर्म जो है ना वो है 1 × 2, 1 2, सेकंड में 2 3, थर्ड में 3 4, फिर 4 5, चलता जा रहा है ऐसे। पहले में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो एन में क्या आएगा? टेंथ में क्या आएगा? 10 × 11। तो एनथ में क्या आएगा? n × n+1। तो ये चलता जा रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n × n+1। ठीक है भाई, तो अब जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करना है, इनमें एक बार ये देख लिया करो, इनका कांस्टेंट जो है अगर वो डिफरेंस है, जैसे यहाँ देखो, सॉरी इनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 3 2 का 1 है, 4 3 का 1 है, तो हर बार डिफरेंस कांस्टेंट है। तो आप सीधे सीधे
ये जैसे 1 है ना, इसको लिख देना 2 माइनस 1, इसको लिख देना 3 माइनस 2। उसका फायदा ये है, देखो 2 अपॉन 1 इंटू 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 1, ये बचेगा 1/2 प्लस यहाँ देख लो 3 को डिवाइड करोगे 3 कैंसिल तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, ये चलता रहेगा इससे। फिर 1/3 माइनस 1/4। अगेन जैसे हमने वहां देखा, इसको थोड़ा अगर अपन ऐसे लिखते तो बेटर रहता, ठीक है, पर ठीक है, इसमें भी अपन को कोई इश्यू नहीं है। ये हर टर्म को हमने ऐसे डिफरेंस में लिखा। मेरे ख्याल से सबको दिख गया होगा कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखो भाई 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, मतलब इसकी सेकंड टर्म नेक्स्ट वाले के फर्स्ट से कैंसिल हो रही है, इसकी सेकंड इसके नेक्स्ट से, तो इससे पहले जो आया होगा उसकी सेकंड टर्म इसके फर्स्ट से कैंसिल होगी, ये इसकी लास्ट वाले की सेकंड इसके बाद आने वाले के फर्स्ट से कैंसिल होता है, लेकिन वहां कुछ है नहीं है, तो यानी ये सब तो कैंसिल हो गए, वहां बचा 1 और यहाँ बचा 1/n+1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आपको मिला 1 माइनस 1/n+1। ठीक है, तो ये जो मिला ये क्या है, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा n+1 माइनस 1, दैट इज n/n+1। मैंने कहा ये इतना आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा है, n/n+1 एस एन निकल के आया n/n+1। ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे देखो, S2025, तो S2025 अपन जो निकाला है उसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। S2025 n की जगह क्या लिख दो, 2025, तो यहाँ भी लिख दो, तो 2025, तो यह आ जाएगा 2025 और 2025 प्लस 1 2026। ठीक है, ये आ गया है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ। अब देखो पहला जो लिखा था ना उसमें एसएन, मैंने कहा ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओ, सबसे पहले जो लिखा था एसएन उसको हम निकाल चुके हैं, कितना आया है n/n+1, वो यहाँ यूटिलाइज हो रहा था, निकालना जरूरी था, तो वो भी हम निकाल चुके हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म दिस एंड कॉमन डिफरेंस पी, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या आप फर्स्ट 6 टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, अभी तो बताया था आपने, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, तो अपन वो अप्लाई कर देते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, अब इसको एच डैश कर लेते हैं क्योंकि एस एन को ये एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग ही सीक्वेंस है, हम एपी के सम ऑफ 6 टर्म्स को S6 डैश कर देते हैं। बताओ क्या बनेगा, n/2 दैट इज 6/2, 2a, a कितना है -p, प्लस n-1 दैट इज 5, और d कितना है p। ठीक है भाई, तो देखो कितना रहा है, 2 से ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये कट के आ गया 3, तो 3 इंटू -2p, तो ये बनेगा माइनस, अच्छा ये कितना है 5p - 2p दैट इज 3p, 3p इंटू 3 9p, तो ये ओवरऑल 9p बन रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो सम आएगा ना फर्स्ट 6 टर्म्स का वो इसके इक्वल है जो अभी आया है, तो हम एच पर क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि ये और ये, सॉरी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या करो 9p, सॉरी ये अपन यहाँ यूटिलाइज करेंगे तो जो आएगा वो और ये इक्वल है, तो 9p सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स वो किसके इक्वल है, इसके, तो देखो भाई √2026, और S20 मतलब इसका जो सम है 2025 टर्म्स का वो कितना आया यहाँ से, आप यहाँ लिख दो, तो देखो 2026 कट गया तो 2025 बचा, 2025 का स्क्वायर रूट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ लास्ट में 25 आ जाए परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 45 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 45, ये है 9p, तो भाई 9 से काट लो से,
तो 9 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स आएगा, तो P आपका आ गया 5। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अब आपसे क्या पूछा है उसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है देन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉड। ठीक है, तो 20th एंड 15th टर्म, तो भाई ऐसा है 20th टर्म और 15th टर्म गैप कितना है, 5 टर्म्स का, तो 5D आएगा डिफरेंस। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है समझ में, तो देखो जो पूछा है उसको मैं यहीं लिख देता हूँ। 20th टर्म और 15th टर्म का गैप। 20th टर्म होगी कितनी, A+19D माइनस, और 15th टर्म क्या होगी, A+14D। सबको दिख रहा होगा। A+19D में से A+14D कम करेंगे तो क्या बचेगा, 5D। क्या बचेगा, 5D का मॉड। अच्छा, 5D कितना है, D तो P दे रखा है, तो 5P का मॉड। अच्छा, P कितना आया है, बोले P तो अभी निकाला है ना, कितना आया, 5। तो भाई 5 × 5 कितना आ गया, 25। बात खत्म, समझ में आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। कोई डाउट है तो बताइए भाई, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, तब तक सब सही चल रहा है, कोई इश्यू है नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज। दो अलग अलग एपी हैं, उनकी एन टर्म्स का सम हमें दे रखा है। सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन रेशियो। दो अलग अलग एपी हैं, उनकी एन टर्म्स के सम का रेशियो हमें दे रखा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी, ये हमें दे रखा है कितना, 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है भाई, ये दे रखा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, इनमें हर बार आपको एक ही काम करना है, जो अभी हमें समझ में आएगा उसको आगे भी याद रखना है। ठीक है, एज ए रिजल्ट याद रखना। तो ये तो हमें गिवन है, एंड आपसे पूछा क्या है भाई, 11th टर्म्स का रेशियो। तो यानी आपसे इसी एपी की जो 11th टर्म होगी, यानी कि पहली एपी की 11th टर्म अपॉन दूसरी एपी की 11th टर्म, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो ही इन्फॉर्मेशन है, जो पूछा है वो यहीं से आएगा, ऐसे हमें सोचना चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखोगे, दो अलग अलग एपी हैं, तो n/2 2a प्लस n-1d अपॉन s डैश, तो ये आ जाएगा n/2। अलग एपी है ये, तो 2 कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D। ठीक है, तो n/2 से n/2 कट जाएगा। आपको जो चाहिए उसको भी आप लिख लो पहले ही, 11th टर्म का रेशियो। 11th टर्म क्या है इसमें, A+10D। यहाँ पे 11th टर्म क्या है, A+10 कैपिटल D। ठीक है, तो भाई ये चाहिए अपन को, है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे ये जो चाहिए, यहाँ पे 2a कैपिटल 2a D कैपिटल D दिख रहा है। ठीक है, हमें स्मॉल a चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप क्या करना, हर बार ये है 2 से डिवाइड कर देना, A+n-1/2D अपॉन यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देना है। पर्पस हमारा सिंपल है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो ये आ जाएगा 7n+1 अपॉन 4n+27। अब क्या करो, हमने क्या किया इसमें समझ गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये अगर जो हमें चाहिए ऐसा इसको बनाना है, तो देखो AD n-1/2 को अगर मैं 10 लिख दूं, तो ये जो एक्सप्रेशन है LHS वो ये बन जाएगा। वहां से n की वैल्यू निकालना, वो आप यहाँ पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, तो देखो ये जो आया है इसमें मैं चाहता हूं कि n-1/2 को हम पुट कर दें कितना भाई, 10। तो देखो n कितना आ रहा है, 2 × 10 20 +1 21, 21 आ जाए। ठीक है, और ये जो 21 है ये आप यहाँ पुट कर दीजिए। अब
21 देखो ऑब्वियस सी बात है, n-1/2 जब 10 है तो n21 है, तो n21 है तो ये 10 बनेगा, तो मतलब इसकी जगह तो आप क्या लिख दो, a प्लस 10d और a प्लस ये बन जाएगा, और n की जगह 21 यहाँ लिख दो, क्योंकि दोनों जगह लिखा जाएगा ना 21, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो कैलकुलेट कर लो उसे। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमसे पूछा है, तो ये है T11 अपॉन T-11। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ भाई, 21 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 147 प्लस 1 148। 21 इंटू 4 84, 84 प्लस 27 तो ये आ रहा है 115, सॉरी 84 प्लस 27 111। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं, वैसे तो यही आंसर है, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 3 से डिविजिबल है नीचे वाला, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 37। तो 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं है, तो एक इसको अगर अपन देखो 37, अच्छा ये 37 इंटू 4 है, ठीक है, तो 37 का 4 टाइम्स है भाई ये। कैसे पता चला सर, बोले ये कुछ नहीं है, 111 से 37 ज़्यादा है तो ये 3 टाइम्स है तो 4 टाइम्स है, तो 37 कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 4/3। तो अपना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 4/3। ध्यान रखना ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, सम ऑफ एंटम्स दो अलग अलग एपीज का रेशियो दे रखा है, तो आप हमेशा ऐसे लिखना, फॉर्मूला सम ऑफ एटम्स का n/2 कट जाएगा, फिर नोमेटर डिनोमीटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देना, n-1/2 जनरेट होगा, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे जो आपको चाहिए, 11th टर्म का रेशियो चाहिए तो मतलब 10। ठीक है भाई, तो n-1/2 को इतना लिख देना, तो n आएगा, वो n आप यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।